डियर स्टूडेंट्स, अपना हाइड्राइड वाला टॉपिक चल रहा था और प्रीवियस वीडियो में अपनों ने हाइड्राइडों की भौतिक अवस्था मतलब H2O वाटर था यानी द्रव अवस्था में था और बाकी सभी जो हाइड्राइड थे वो कौन सी अवस्था में थे, गैस अवस्था में थे। और उनके भौतिक गुणधर्म मतलब कौन कौन से इनमें संकरण अवस्था पाई जाती है, कौन सा उनका आकार होता है मतलब आकृति कैसी होती है, बंद कौन का नेचर कौन सा होता है, ये कुछ अपनों ने देख लिया था। अब जस्ट इसके आगे आता है इनकी अम्लीय प्रवृत्ति आती है। हाइड्राइडों की अम्लीय प्रवृत्ति आती है। हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति अपनों ने वर्ग संख्या 15 देखा था। वर्ग संख्या 15 के जो हाइड्राइड थे उनकी कौन सी प्रकृति थी, तो अपनों ने क्षारीय प्रकृति देखी थी, क्योंकि अपनों को पता था कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है इनके पास में और वर्ग से नीचे जाते हैं तो इनकी जो क्षारीय प्रकृति होती थी वो कम होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर दोनों इनके पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे, लेकिन फिर भी इनका नेचर कौन सा होगा, अम्लीय नेचर का होगा। तो अम्लीय नेचर का होने का कारण इनका यह है कि ये जो जलीय विलयन होते हैं, मान लो ये कोई हाइड्राइड है वर्ग 16 का, वर्ग 16 का हाइड्राइड अपने को पता है कि MH2 प्रकार के बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर था और सल्फर का हाइड्राइड था, ये सब अपनों ने देखे थे। टोटल 5 हाइड्राइड देखे थे। अभी क्या करता है जलीय विलयन में H+ आयन निष्कासित करता है। जैसे फर्स्ट कर दिया इसने H+, फिर सेकंड अपने देखते हैं ये भी क्या कर देता है जलीय विलयन के अंदर H+ आयन को निष्कासित कर देता है। इस प्रकार से जलीय विलयन में H+ आयन देने के कारण इनके जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। मतलब जलीय विलयन में ये देते तो है H+ आयन, लेकिन बड़ी मुश्किल से देते हैं। देने के कारण इनका जो प्रकृति निकल के आती है वो कौन सी निकल के आती है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का निकल के आते हैं। वर्ग 15 का ध्यान में रखना, वहां पर ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। वर्ग 15 के जितने भी हाइड्राइड होंगे, अमोनिया हो गया, फॉस्फिन हो गया, वो सारे। लेकिन वर्ग 16 के जो हाइड्राइड होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। अम्लीय प्रकृति का होने का कारण कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म न देकर जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन को निष्कासित करते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं। और अपने को पता है कि कोई भी यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अपने किस में काउंट करते हैं, अम्ल में काउंट करते हैं। लेकिन ये जो H+ आयन देते हैं वो बड़ी मुश्किल से यानी कठिनाई से देते हैं, इतनी आसानी से H+ आयन निष्कासित नहीं करते। इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है। और वर्ग संख्या के अंदर जो अपने हाइड्राइड देख रहे हैं, जैसे वाटर था, सल्फर का हाइड्राइड था H2S, फिर सिलीनियम का हाइड्राइड था H2SC, उसके बाद में कौन सा था, टेलुरियम का हाइड्राइड था, फिर लास्ट वाला पोलोनियम का हाइड्राइड था। ये अपनों ने 5 हाइड्राइड देखे थे वर्ग संख्या के। अब होगा क्या, अपने को वर्ग 15 का पता था क्षारीय प्रकृति वर्ग में नीचे से जाने पर कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का घनत्व था, मतलब परमाणु केंद्रीय परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था वो वर्ग में नीचे से जाने पर कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अपोजिट होगा, इनकी जो अम्लीय प्रकृति होगी वर्ग 16 के हाइड्राइडों की, वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने का रीजन कि इनके बीच में जो MH बंध लंबाई होती है, वो बंध लंबाई क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। और अपने को पता है कि बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और बंध वियोजन ऊर्जा का मान जितना कम होगा अपने को पता है कि उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, बंध टूट जाएगा। और बंध टूट कर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M-2 और 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जितनी आसानी से बंध टूटेगा, जितना ही किसी यौगिक का बंध वियोजन सिद्धांत का मान कम होगा, उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ये अपने को पता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपने को पता है कि MH बंध यानी जो हाइड्राइड है, जैसे अपने पोलोनियम की बात करते हैं तो H, PO और H, ये जो बंध लंबाई निकल के आती है इन दोनों की,
ये जो बंध लंबाई निकल के आती है वो बंध लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और बंध लंबाई ज्यादा होने के कारण इनकी जो बंध वियोजन ऊर्जा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आसानी से ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयनों में कन्वर्ट होंगे तो अपने को पता है कि अपने को एक H+ आयन मिलेगा, और H+ आयन जैसे अपने को मिल जाएगा तो उसका प्रकृति कौन सी निकल के आ जाएगी, अम्लीय निकल के आ जाएगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि हाइड्राइडों की वर्ग 16 की अम्लीय प्रकृति का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ने का कारण पूछेगा आपसे तो कारण यही लिखोगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों की जो MH बंध की लंबाई है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण इनके बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने के कारण ये आसानी से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और वियोजित होकर क्या कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन का निष्कासन कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान में रखना हाइड्राइडों के बारे में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हाइड्राइडों की अपचायक प्रकृति, जो अपने सेम देखी थी उसी टाइप से रहेगी वर्ग 15 के टाइप से। वर्ग 15 की जो अपचायक प्रकृति देखी थी उसी प्रकार से वर्ग 16 की हाइड्राइडों की अपचायक प्रकृति रहेगी। अपचायक यानी अब जो वर्ग ये जो वर्ग 16 की हाइड्राइड है, जैसे वर्ग 15 की हाइड्राइड थे उनकी अपचायक प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बढ़ने का कारण था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा था, सेम रीजन जो MH बंध था वो बंध लंबाई क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और बंध लंबाई बढ़ने पर अपने को पता है कि बंध वियोजन का मान क्या होता है, कम होता है। तो बंध वियोजन का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और आसानी से अपने को क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन मिल रहा था। किसी यौगिक में से जितनी आसानी से हाइड्रोजन अपने को मिल जाएगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको स्टार्टिंग में बोला था उस कि NH3 होता है वो ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, जबकि जो लास्ट वाला था बिस्मिथ वो कौन सा था, अपचायक प्रकृति का था। इसका रीजन पूछा था आपसे, पूछता भी ये क्वेश्चन में। तो अपचायक प्रकृति का होने का कारण था कि इसकी जो ये BiH बंध लंबाई है वो क्या थी, ज्यादा थी, और बंध लंबाई ज्यादा होने के कारण अपने कह सकते हैं कि वो आसानी से क्या हो रहा था, वियोजित हो रहा था, और अपने को हाइड्रोजन आसानी से मिल रहा था। जितनी आसानी से हाइड्रोजन मिलता है उतनी आसानी से क्या हो जाता है, उसकी अपचायक क्षमता बढ़ जाती है। तो बिस्मिथ की बंध लंबाई अपने को पता है BH की बंध लंबाई ज्यादा है, और बंध लंबाई ज्यादा होने से अपने को पता है कि हाइड्रोजन आसानी से मिलेगा। और तो जो बिस्मिथ का हाइड्राइड था वो अपने को पता था क्या था, अपचायक प्रकृति का था, जबकि अमोनिया कौन सी प्रकृति का था, ऑक्सीकारक प्रकृति का था, क्योंकि इससे क्या नहीं हो रहे थे, आसानी से हाइड्रोजन निष्कासित नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसकी बंध लंबाई क्या थी, NH की जो बंध लंबाई थी वो क्या थी, कम थी। अपने ने ये चीज देखी थी। सेम यही कंसेप्ट इधर लगेगा। अपने कह सकते हैं कि अपचायक प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग संख्या 16 की क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ने का कारण बंध लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती है। बंध लंबाई बढ़ने के कारण जो अपने कह सकते हैं पोलोनियम लास्ट वाला जो हाइड्राइड है वो क्या हो जाता है, आसानी से वियोजित हो जाता है, और आसानी से अपने को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। जितना आसानी से क्या होगा, हाइड्रोजन मिलेगा, उतनी आसानी से अपने कह सकते हैं कि उसकी अपचायक प्रकृति क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रोजन का मिलना ही क्या है, अपचायक प्रकृति कहलाता है। जितना हाइड्रोजन मुश्किल से निष्कासित होगा उतनी उसकी अपचायक प्रकृति क्या होगी, कम होगी, और वो किस में माना जाएगा, ऑक्सीकारक प्रकृति में माना जाएगा। अब अपने कह सकते हैं इसको छोड़कर और सभी क्या होता है, अपचायक प्रकृति दर्शाते हैं, और इनकी जो अपचायक प्रकृति है अपने कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से लेकर हाइड्रोजन पोलोनियम तक क्या होती है, बढ़ती जाती है।
सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पोलोनियम की, फिर हाइड्रोजन टेलोनियम की, फिर हाइड्रोजन सिलीनियम की, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की। ये क्या होती है? इनकी अपचायक प्रकृति होती है। और अपचायक प्रकृति का बढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन माइंड में रखना, वो इनकी बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी अपचायक प्रकृति क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना आसानी से हाइड्रोजन मिलेगा उतनी ही उसकी क्या होगी? अपचायक प्रकृति ज्यादा होगी। दोनों कंसेप्ट माइंड में रखना। हाइड्रोजन कब आसानी से मिलेगा? जब इनके बीच में अपने कह सकते हैं कि एक बंध बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस बंध को तोड़ने के लिए अपने कह सकते हैं कि एनर्जी क्या लगेगी? बहुत कम लगेगी। और बहुत कम एनर्जी लगेगी तो फिर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अपने को क्या हो जाएगा? आसानी से मिल जाएगा। और मिलने के कारण अपने कह सकते हैं उसकी अपचायक प्रकृति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट अपचायक प्रकृति में सभी में चलेगा। वर्ग 15, 16, 17, 18 उसका एक ही रीजन रखोगे आप, सिर्फ क्या कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। बढ़ने का रीजन बंध लंबाई। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि जो वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइड है, इनके हाइड्राइडों का कथनांक क्या होता है? यानी गलनांक और कथनांक की बात करते हैं। हाइड्राइडों के गलनांक और कथनांक, गलनांक व कथनांक। अब अपने को पता है कि टोटल 5 हाइड्राइड है। बार बार लिखने पड़ते हैं क्योंकि हाइड्राइड नहीं लिखेंगे तो फिर अपने को पता नहीं चलेगा कि कौन से हाइड्राइड। आप वर्ग संख्या 16 की जगह 15 के लिख के बैठ जाओगे। H2SC, H2PE, H2PU। जो गलनांक और क्वथनांक की बात आती है वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइडों की, तो वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइडों के गलनांक और क्वथनांक में सिर्फ इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखना कि जैसे जैसे क्या होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जो आणविक आकार है अणु का, वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और इसके बढ़ने के कारण क्या होता है? इसके बढ़ने के कारण क्या होता है? आणविक आकार के बढ़ने के कारण अपने को पता है वान डेर वाल्स बल में क्या आती है? वान डेर वाल्स बल भी क्या होता है? बढ़ता है। और वान डेर वाल्स बल बढ़ता है तो अपने कह सकते हैं कि जो H2 यानी जो सल्फर हो गया, सल्फर के जो अणु होंगे उनके बीच में जो बंध होगा वो क्या होगा? कौन सा बंध होगा? वान डेर वाल्स बंध होगा। और ये वान डेर वाल्स बल वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ने का कारण आणविक आकार क्या होता है? अणु का बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा अणु बड़ा होता जाएगा उतना ही उसकी क्या होता जाएगा? वान डेर वाल्स बल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक का मतलब ये मत समझ लेना कि जो इनके बीच में बंध है इस बंध को तोड़ने की बात कर रहा हूं, ये रॉन्ग हो जाएगा। गलनांक और क्वथनांक का मतलब होगा कि जो H2O हो गए इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जिस बंध से जुड़े होते हैं उस बंध को तोड़ना है अपने को। उस बंध को तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? अपने क्वथनांक बोल देते हैं, उसे क्वथनांक बोल देते हैं। मतलब जो अणु है उन अणुओं को अपने को क्या करना है? दूर दूर करना है, सेपरेट करना है। और वो सेपरेट कब हो सकते हैं? जब उनके बीच में जो बंध होगा उस बंध को अपने तोड़ेंगे। और उस बंध को तोड़ने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका कथनांक उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब कोई अणु है द्रव अवस्था में तो उसे वाष्प अवस्था में लाना, ठोस अवस्था में है तो उसे कौन सी अवस्था में लाना? द्रव अवस्था में। और द्रव में उसे गैस अवस्था में लाना ही क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जैसे वाटर था, वाटर को अपने क्या कर रहे थे? वाष्प अवस्था में कन्वर्ट कर रहे थे, तब अपने कह रहे थे कि इसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री होता है। अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स को वाष्प अवस्था में लाते हैं, तभी तो वो वाष्प अवस्था में कब आएंगे? जब वो अणु आपस में सेपरेट होंगे। और इस सेपरेट करने के लिए यानी इन अणुओं को दूर करने के लिए इनके बीच में जो बंध होता है उसे तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे। उस एनर्जी को किस में काउंट करते हैं? क्वथनांक में काउंट करते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइड है उन हाइड्राइडों का
क्या होता जाता है, क्वथनांक बढ़ता जाता है। बढ़ने का कारण कि अणुओं का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि पोलोनियम का आकार सबसे बड़ा है और पोलोनियम का आकार बड़ा है तो इस मॉलिक्यूल्स का आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर टेल्यूरियम का आकार छोटा है तो इसका आकार क्या हो जाएगा, पोलोनियम का जो हाइड्राइड है उससे छोटा हो जाएगा। मतलब आणविक आकार में क्या आएगी, कमी आती जाएगी। जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, आणविक आकार बढ़ता जाएगा। आणविक आकार बढ़ेगा तो मतलब वान डेर वाल्स बल में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और वान डेर वाल्स बल बढ़ेगा तो मतलब उनका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अब अपने कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनके क्वथनांक में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। वृद्धि होने का कारण कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अणुओं का आणविक आकार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अणुओं का आणविक आकार बढ़ने से वान डेर वाल्स बल भी क्या होता है, बढ़ता है, और वान डेर वाल्स बल बढ़ने के कारण इनको वाष्प अवस्था में लाने के लिए इनके क्वथनांक में क्या आ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक अपना ये कंसेप्ट लागू होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा अपवाद आ जाता है। अपवाद ये आ जाता है कि इसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर में सबसे ज्यादा क्वथनांक रखता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है। रीजन, क्योंकि अपने को ये पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वान डेर वाल्स बल से नहीं जुड़कर कौन से बंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए मिलते हैं। अपने को कौन से बंध से जुड़े हुए मिलते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए मिलते हैं। ये कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, अपने को पता है। और हाइड्रोजन बंध की बंध वियोजन को, यानी इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इस अपने कह सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए, यानी वाष्प अवस्था में लाने के लिए, वाष्प अवस्था में लाने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा ताप लगेगा। और ज्यादा ताप लगेगा तो अपने कह सकते हैं कि इनका क्वथनांक क्या होगा, पूरे आवर्त यानी पूरी इस वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइडों में सबसे ज्यादा होगा। तो जो वाटर होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, इनके जो वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइडों में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होने के कारण इसमें वान डेर वाल्स बंध ने पाया जाकर कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध को तोड़कर वाटर के मॉलिक्यूल्स को वाष्प अवस्था में लाने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी किस रूप में देंगे, तो ताप के रूप में देंगे, और ये ताप किस में काउंट किया जाएगा, क्वथनांक में काउंट किया जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि वर्ग संख्या 15 के अंदर 16 के अंदर सॉरी सबसे ज्यादा क्वथनांक हाइड्राइड का किसका होता है, वाटर का। उसके बाद में पोलोनियम के हाइड्राइड का, फिर टेल्यूरियम के हाइड्राइड का, फिर सिलीनियम के हाइड्राइड का, और फिर सल्फर के हाइड्राइड का क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है। सबसे ज्यादा क्वथनांक वाटर का ध्यान में रखना, फिर उसके बाद में क्या करते जाना, कम करते जाना। तो यहाँ तक अपना क्या होता है, जो हाइड्राइड है वर्ग संख्या 16 की, उनका टॉपिक कंप्लीट होता है। हाइड्राइड में अपने को सिर्फ 5 चीजें देखनी होती है। इनका नेचर कौन सा है, भौतिक अवस्था, नेचर का मतलब, फिर इनके संकरण अवस्था, फिर इनकी अपचायक प्रकृति, या फिर उसके बाद में इनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति, फिर लास्ट में इनका क्वथनांक। वर्ग संख्या 15 की बात कर लो, चाहे 16 की बात कर लो, चाहे 17 की बात कर लो, ये हाइड्राइडों को अपने को देखना होता है। प्रत्येक के अंदर 5 चीजें हमेशा ध्यान में रखना। बंध कौन कैसा है, इनका नेचर कौन सा है, थर्ड इनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति कौन सी है, अपचायक प्रकृति में या ऑक्सीकारक प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन आता है, और फिर इनके क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक कौन कैसा होता है। मतलब गलनांक और क्वथनांक में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या कमी आती है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे 15 का देखा था आप लोगों ने, तो 15 में भी सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे अपने। लास्ट वाला कौन सा था, आर्सेनिक का हाइड्राइड था, फिर SbH3, और लास्ट वाला था Bi3। तो सेम यही कंसेप्ट इधर लगेगा। गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगे। बढ़ने का कारण अणु का आणविक आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और एक चीज आपको इस वर्ग संख्या 15 के जो हाइड्राइड चल रहे थे, वहां पर आपको मैंने एक
रॉन्ग सी चीज बता दी थी। वो ये चीज बताई थी कि जो हाइड्राइड होते हैं, इन हाइड्राइडों के बंद कोण का मान होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। बंद कोण का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। मैंने बढ़ता हुआ बोल दिया था वहां पर, रीजन घटने का इनका आपको बताया भी था। वो रीजन घटने का था और मैंने बढ़ने का वर्ड बोल दिया था। कैसे? जैसे H ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है अपने को पता है सल्फर, उसके बाद में Hc, फिर टेल्यूरियम। ये हाइड्राइड अपने क्या कर लेते हैं, इनकी संरचना बना लेते हैं। बंद कोण घटने का सबका यही होगा, वर्ग संख्या 15, 16, 17 हाइड्राइडों के जो बंद कोण का मान है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। घटने का रीजन इतना ही होगा कि जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, केंद्रीय परमाणु होते हैं इनके हाइड्राइडों का, उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते तो कम होती जाती है। कम होने के कारण जो ये बंद होता है, इस बंद की एक स्टिकता होती है ना, एक बंद तनाव अपने को बोलते हैं कि ऐसे खींचे रखता है किसी को, वो क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ जाने के कारण अपने कह सकते हैं कि ये बंद धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ऐसे करके ये बंद कोण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बस इतने कह देना कि बंद कोण के मान में क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रही है तो बंद लंबाई बढ़ रही है। और अपने को पता है कि जितनी ज्यादा किसी की बंद होगा, यानी जितनी ज्यादा कोई चीज लंबी होगी, उसके अंदर तनाव उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तनाव कम होता जाएगा तो बंद कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कैसे? जैसे अपनों ने देखा था, एक लंबी रस्सी लेना, इतनी छोटी सी रस्सी लोगे आप पकड़ के रखोगे, लेकिन जितनी ज्यादा रस्सी लंबी होती जाएगी, अपने कह सकते हैं कि उतनी उसकी जो खींचने की क्षमता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब बंद का एक तनाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और बंद का तनाव कम होगा तो वो क्या होगा, बंद लंबाई थोड़ी शिथिल होगी तो अपने कह सकते हैं कि बंद कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अब अपने कह सकते हैं कि ऐसे क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ये बंद कोण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखें, ठीक है। कंसेप्ट तो वैसे यही है कि ये क्या करेगा, इस बंद को खींचे हुए नहीं रखेगा, बंद के यानी एक स्टिकता से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कम होती जा रही है तो अपने कह सकते हैं कि जो बंद को अपनी ओर आकर्षित करके, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके जो बंद बनाया गया, उस बंद में क्या पाई जाएगी, शिथिलता पाई जाएगी, जिसके कारण इनके बंद कोण का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखना। यहाँ तक अपना हाइड्राइड टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में आते हैं वर्ग संख्या 16 के ऑक्साइड। वर्ग संख्या 16 के ऑक्साइड। वर्ग संख्या 16 के कौन से ऑक्साइड होंगे, तो वर्ग संख्या 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया और पोलोनियम होगा, ये चार ही ऑक्साइड अपने को ध्यान रखने, क्योंकि ऑक्सीजन सब क्या नहीं करता, ऑक्साइड नहीं बनाता, वो ऑक्सीजन बनाता है या फिर ओजोन, दो का निर्माण करता है, वो अपने बाद में देखेंगे। तो अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़कर वर्ग संख्या जो 16 के अन्य तत्व होते हैं वो दो प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, EO2 मतलब डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। जैसे अपनों ने वर्ग संख्या 15 में देखा था, तो वर्ग संख्या 15 वाले NO2O3 और N2O5 ये कर रहे थे, सॉरी ये लिखना है यहाँ पर, मतलब वो बना रहे थे कौन सा, ट्राई और पेंटा ऑक्साइड का निर्माण कर रहे थे। ये डाई और ट्राई ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वर्ग संख्या 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को छोड़कर और सभी जो तत्व होंगे जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये दो प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, पोलोनियम डाइऑक्साइड। और दूसरे कौन से कह सकते हैं अपने, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड,
टेलुरियम ट्राइऑक्साइड और पोलोनियम ट्राइऑक्साइड। इस प्रकार के क्या करेंगे, ये ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अब इन ऑक्साइडों के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं कि इन ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति या उभयधर्मी प्रकृति किस प्रकार से होते हैं। तो सेम कंसेप्ट अपने पास ध्यान में रखना है। ये क्या था, अपने को पता था कि जो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये एलिमेंट देखे थे अपनों ने। इसके अंदर ये दो क्या थे, अधातु थे, ये दो उपधातु, और लास्ट वाले जो पोलोनियम था उसे अपने किस में काउंट कर रहे थे, धातु में। और ये साथ में था कौन सा, एक रेडियोएक्टिव तत्व था। ये अपने को चीज पता है, ये तीन चीजें अपने को पता है कि जो ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों तो अधातु में काउंट किए जा रहे थे। सिलीनियम, टेलुरियम ये किस में, उपधातु में काउंट किए जा रहे थे, और पोलोनियम धातु में काउंट किया जा रहा था। तो अपने कह सकते हैं ना कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो उपधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और लास्ट वाला जो धातु बनता है और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये छोटी चीजें अपने को पहले से पता है। तो अपने कह सकते हैं कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति चेंज होती जाती है। किसके अंदर, क्षारीय के अंदर। मतलब ऑक्साइडों की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, कम होती है। अम्लीय प्रकृति ऑक्साइडों की वर्ग संख्या 16 की, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और क्षारीय प्रकृति ऑक्साइडों की वर्ग संख्या 16 के, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। दोनों चीज ध्यान रखना। आपसे ये कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा। अम्लीय प्रकृति कम होने का रीजन अपने कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता जाता है, धात्विक गुण में वृद्धि होती जाती है। और धात्विक गुण में वृद्धि होने के कारण धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं अपने कह सकते हैं वो कौन से होते जाते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते जाते हैं। ये रीजन बोल सकते हो, या फिर दूसरे बोल सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होती जाती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। और विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो कौन सी होती जाती है, क्षारीय प्रकृति की होती जाती है। कोई सा भी रीजन लगा सकते हो, धात्विक गुण का रीजन लगा सकते हो, विद्युत ऋणात्मकता का गुण लगा सकते हो, और तीसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के गुण, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन को ये क्या नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जो आकर्षण चाहिए नाभिक का वो नहीं मिलेगा। तो इसके कारण आकर्षण नहीं मिलेगा तो अम्लीय प्रकृति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, क्षारीय प्रकृति में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति कम होती है, जबकि क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। सल्फर का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। सिलीनियम और टेलुरियम का जो ऑक्साइड होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, उभयधर्मी प्रकृति का होगा, उभयधर्मी प्रकृति का होगा। और लास्ट वाला जो अपने कह सकते हैं पोलोनियम का ऑक्साइड होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जब ट्राई की बात करते हैं, ट्राई ऑक्साइड की बात करते हैं, तो सल्फर का जो ट्राई ऑक्साइड होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। सिलीनियम का जो ट्राई ऑक्साइड होता है और टेलुरियम का जो ट्राई ऑक्साइड होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। लास्ट वाला जो पोलोनियम का ऑक्साइड होता है, ट्राई ऑक्साइड, वो कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। सेम ही रीजन बताओगे कि क्या होता जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीय गुण कम होते हैं। कम होने का कारण क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है, विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ये सारे गुण किसके होते हैं, अम्लीय गुण के होते हैं। अगर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो अम्लीय प्रकृति, धात्विक प्रकृति का लक्षण कम है तो मतलब अम्लीय प्रकृति होगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है तो अम्लीय प्रकृति। लेकिन अपने को पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये तीनों चीजें क्या होती जाती हैं, धात्विक गुण, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति
ये तीनों ही क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये तीनों ही क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और कम होने के कारण अपने कह सकते हैं कि अम्लीय गुण क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक रीजन लिख सकते हो अम्लीय गुण, ठीक है। उसके बाद में अपनों जैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड देखे थे और बताया था कि नाइट्रोजन के जैसे जैसे ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनकी क्या होती जाती है, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही आपको अगर सल्फर के ऑक्साइड दे दे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद में आपको बोलते हैं सल्फर पेंटाऑक्साइड, सल्फर पेंटाऑक्साइड बोल दें। तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड बोलेगा तो उनमें भी ध्यान रखना। 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 7 लिख देता हूँ कि जैसे जैसे क्या होता जा रहा है कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था चेक करते हैं, इसके अंदर 4, इसके अंदर 6, इसके अंदर चेक करते हैं तो 5, इसके अंदर चेक करते हैं तो 7। तो अम्लीय प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होगी, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होगी, एक नंबर पर ये क्योंकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था 7 है, 2 नंबर पर ये क्योंकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था 6 है, 3 नंबर पर ये क्योंकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था 5 है और 4 नंबर पर ये क्योंक't इसकी ऑक्सीजन अवस्था 4 है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति पहले की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। रीजन सेम, ऑक्सीजन अंक बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती जाती है। अम्लीय प्रवृत्ति ऑक्सीजन अंक बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। केंद्रीय परमाणु के पास जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु यानी किसी ऑक्साइड में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन संख्या बढ़ता है तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि ऑक्सीजन संख्या बढ़ रहा है, बढ़ने का रीजन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर रहा है या आवश्यकता से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। तो आवश्यकता से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का साझा वो कर चुका है, तो अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्यागेगा। तो अपने को पता है कि हद से ज्यादा ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अवस्था दिखा रहा है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा तो मतलब ये कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय प्रकृति का होने का रीजन क्योंकि अपने को पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है ऑक्साइड तो उसे किस में काउंट करते हैं, अम्ल में काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अम्ल होता है। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि इसने अपने आवश्यकता से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रखा है, साझा कर रखा है। अब ये अपने में से इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित नहीं कर सकता और अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं कर सकता। इसे अपने इलेक्ट्रॉनों को यानी अपने जो कोष है उसको संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी तो मतलब ये क्या दिखाएगा, अम्लीय प्रकृति दिखाएगा और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति जो ऑक्साइड है वर्ग संख्या 16 की उन ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय से क्षारीय में कन्वर्ट होती जाती है। रीजन धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं, धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि इनकी जो अम्लीय प्रकृति है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, और क्षारीय प्रकृति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसके बाद में कुछ इसके अंदर चीजें बता रखी है वो थोड़े से आप देख लो।